नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अंश 5G अकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि मेरा आज यह अगला वीडियो आ चुका है और मैं आज अपनी इस वीडियो में ऊर्जा तथा ऊर्जा के स्रोत पढ़ाने वाला हूं। यह जो चैप्टर है मित्रों हमारा ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये हमारे NCERT का चैप्टर नंबर 14 है, मीन्स लेसन नंबर 14। मैं एक वीडियो डाला हूँ जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसको टैप करने का तरीका नाम से लिंक उसकी पड़ी हुई है, आप लोग वह जाकर देख लीजिए। उसमें हमने ऊर्जा को डिफाइन किया है कि ऊर्जा आखिर क्या होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, हमें किस किन स्थानों से ऊर्जा मिलती है और किस प्रकार ऊर्जा मिलती है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वह है ऊर्जा के उत्तम स्रोत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्जा क्या होती है। किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारी ऊर्जा होती है, मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम बात कर लेते ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। टैप करने का तरीका नाम से हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऊर्जा को वेल डिफाइन किया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, मीन्स जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही हमारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हमारी जो मोमबत्ती होती है, एक मोमबत्ती को हम लें और मोमबत्ती को हम जला दें। क्या करें? मोमबत्ती को लें और जला दें। तो मोमबत्ती हमारी केमिकलों द्वारा बनाई जाती है, रसायनों द्वारा बनाई जाती है। तो वह क्या हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा। जब उसको हम जलाते हैं तो मोमबत्ती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो ताप प्राप्त होता है, मीन्स उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है, और दूसरा प्रकाश प्राप्त होता है, मीन्स प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो मोमबत्ती की केमिकल ऊर्जा थी वह हमें प्रकाश ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में मिल गई, हमें उस परिवर्तित हो गई। लेकिन अब हम ये बात सोचें कि क्या हम उस प्रकाश को जो मोमबत्ती द्वारा बना और उस ताप को दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं? तो हम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यही कारण है कि हमें ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के संग्रहण की आवश्यकता होती है। मीन्स ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका हम कम से कम उपयोग करें ताकि वह हमारी जो ऊर्जा के स्रोत हैं वह भंडारण जो है उनका वह दीर्घकालिक दीर्घ काल तक चले। तो अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होते हैं। मीन्स हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या जरूरत है ऊर्जा को संग्रहित करने की? यही बात तो है भाई। जब हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं तो ऊर्जा तो कभी खत्म हुई नहीं। तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम ऊर्जा का जो है संग्रहण करें, ऊर्जा को इकट्ठा करें। जब हमें खत्म कर नहीं सकते हैं, हम खत्म कर ही नहीं पाएंगे उसको, तो क्यों हम संग्रहित करें उसको भाई? तो इसके लिए कारण यह है, एक दायित्व इसमें यह है कि हमें ऊर्जा के जिस रूप की आवश्यकता है वह उस रूप में हमें नहीं मिल पाएगी। मीन जैसे एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे लकड़ी को हम लेते हैं और लकड़ी को हमने जला दिया तो क्या बदल गई? तापीय ऊर्जा और कोयले में बदल जाती है, कोयले में बदल गई। तो अब हम बात करते हैं, क्या हम कोयले से और उस ताप से पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं जिस लकड़ी से हमें दोबारा खाना बनाना है? तो क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? तो जवाब आया कि हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यही कारण है कि हमें ऊर्जा के संग्रहण की आवश्यकता होती है और ऊर्जा को आप लोग भी जितना ज्यादा बचा सकते हैं उतना ज्यादा बचा के रखिए। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा के उत्तम स्रोत मीन्स जिस स्रोत से, जिस जगह से हमारा लाभ हो, हम वहीं से ऊर्जा लेंगे। बस एक बात कर लेते हैं कि जहां से हमारा लाभ होगा ऊर्जा हम वहीं से ग्रहण करेंगे। लाभ मीन्स लाभ हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला, ऊर्जा को, उस ऊर्जा के स्रोत को संग्रहित करने में इकट्ठा करने में आसानी हो, बात नंबर 1। दूसरी बात, उस ऊर्जा को परिवहन जो हमारे यातायात के साधन हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने व ले जाने में आसानी हो, ये भी हमारे लाभ ही हैं।
अगर कठिनाई होगी तो ज्यादा पैसा लगेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह ईंधन जो वह ऊर्जा का स्रोत है वह हमें आसानी से उपलब्ध हो, वो उसके लिए हमें कठिनाई न झेलनी पड़े। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह सस्ता हो। ईंधन जो है हमारा ऊर्जा का जो स्रोत है वह सस्ता हो। तो ये 3, 4, 5 गुण थे जो ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत के। अब जो हमारे चैप्टर की अगली टॉपिक है वह है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। मीन्स हम ऊर्जा को कितने रूप में अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा आजकल जो हमारे ऊर्जा का जो सबसे ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं वह है विद्युत ऊर्जा। सबसे ज्यादा हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं आजकल। जैसे कि देखिएगा, टेलीविजन चलाने के लिए बिजली की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रेस करने के लिए कपड़े विद्युत ऊर्जा, खाना बनाने के लिए विद्युत ऊर्जा, फ्रिज चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, यहाँ तक कि प्रकाश के लिए विद्युत ऊर्जा, रात में सोने के लिए विद्युत ऊर्जा, पंखे के लिए विद्युत ऊर्जा। मतलब हमारी जो लाइफ है वो पूरी विद्युत से कनेक्टेड हो चुकी है, लाइट से कनेक्टेड हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा हम विद्युत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो सब लगभग अगर हम सबसे ज्यादा विद्युत का उपयोग करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि सारी ऊर्जाओं को, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनसे हम किन किन ऊर्जाओं से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, किन किन ऊर्जाओं से हम विद्युत बना सकते हैं। तो सबको ही हमारे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। तो सबसे पहले अब हमारे इस मतलब किन ऊर्जाओं से, जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं हमारे, ये जैसे कोयला और पेट्रोलियम और धरती से निकलने वाली गैसें, तो इन्हें जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा जाता है? आज के लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये ईंधन जो थे, ये पेड़ पौधे जो थे, ये धरती के उथला पुथल के कारण ये जमीन के नीचे दब गए और अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण वहां ये पेट्रोलियम और जीवाश्मी ईंधन में कन्वर्ट हो गए। मतलब पेड़ पौधों से तो कोयले बन गए और जो हमारे मछली वगैरह कीड़े मकोड़े समुद्र के थे वो तली में बैठकर मर गए और तली में बैठकर वो जीवाश्मी ईंधन बन गए। इसीलिए उन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जिनसे हमारे तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह निकलता है और कोयला वगैरह निकलता है। तो ये कोयले से, पेट्रोल, डीजल से, इन सब से भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसका किस प्रकार उत्पादन करते हैं ये बात कर लेते हैं। कोयला जो होता है, कोयले का उपयोग हम तापीय विद्युत संयंत्र में करते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह टॉपिक और ये तापीय जो विद्युत संयंत्र है इस टॉपिक को मैं स्पेशल वीडियो बनाकर समझाऊंगा। और जल विद्युत संयंत्र भी उसी में आ जाएगा, सब एक ही टाइप के होते हैं। एक वीडियो में इसके लिए स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि यह टॉपिक कम से कम 20 मिनट से ऊपर की है। कम से कम 20 मिनट में आप लोगों को समझ में आएगी। और पवन विद्युत संयंत्र है तो अभी बता देंगे। और बायोगैस जो है इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी बायोगैस क्या होती है, किस प्रकार हम गोबर से गैस का निर्माण करते हैं, क्या आखिर वहाँ घटित होता है, क्या कारण है कि वहाँ पर हमारे गैस बन जाती है। सेम उसी प्रकार कि किस प्रकार हम जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं, क्या हम अपने घर पर उसको नहीं कर सकते हैं? तो क्या कारण है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। 2 वीडियो इसके लिए मैं बनाऊंगा। इसलिए इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को इन वीडियो को देखने के लिए बने रहिए आप लोग अंश 5G अकेडमी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा आप लोगों द्वारा ये वीडियो छूट जाने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग हम तापीय विद्युत संयंत्र में करते हैं, वो हम आगे की वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि मैंने वहां कहा था। तो तापीय विद्युत संयंत्र में करेंगे। तापीय विद्युत संयंत्र होता क्या है? जैसा कि मैं देखता हूँ, हम सभी देखते हैं कि हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है। और प्रेशर कुकर जब उसमें पानी चावल वाला उबाला जाता है तो क्या होता है कि नीचे से ताप उसको दिया जाता है, और जब ताप दिया जाता है तो जो पानी होता है वो भाप बन जाता है। और भाप का दाब इतना तगड़ा होता है, इतना टाइट होता है कि वो सीटी को उठा देता है और कुछ देर तक उठाए रहता है। 100 ग्राम की सीटी को उठा देता है और कुछ देर तक उठाए रहेगा। भाप में, स्टीम में इतनी ताकत होती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम यहाँ जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र में वहां पर कोयले का प्रयोग किया जाएगा। तो जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग हम तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करने के लिए करेंगे। अब तापीय विद्युत संयंत्र किस प्रकार से बिजली बनाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये ताप जो है इतना पावरफुल जब होता है, कुकर का, एक प्रेशर कुकर, छोटे प्रेशर कुकर का ताप, स्टीम, वो इतना पावरफुल हो जाती है भाप कि वो सीटी को उठा देती है। तो अगर इसको एक बड़े पैमाने पर किया जाए तो वह कितना पावरफुल होगा। तो इसी बेस पर यह आधारित होगा, हम आगे बात करेंगे।
सेम जल विद्युत संयंत्र। अब चूंकि जब जल हमारा बहता है तो जल बहेगा, तो अगर उसको उसके रास्ते में कुछ पंखे वगैरह लगा दिया जाए, विद्युत मोटर वगैरह लगा दिया जाए, ऐसे मतलब सिस्टम टरबाइन वगैरह लगा दी जाए कि जो घुमा दे तो घुमा कर बिजली उत्पादन करेगा। ये दोनों बातें मैं एक वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आप लोग उस वीडियो को मेरे जरूर देखिएगा। पवन विद्युत संयंत्र, आप लोगों ने पवन चक्कियां देखी होंगी कहीं कहीं पर। पवन चक्कियों का क्या काम रहता है कि वह विद्युत का उत्पादन करती हैं। वह किस प्रकार उत्पादन करती हैं? घूमती हैं और घूम कर वो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जैसे आप लोग यह बात समझ जाएंगे मेरे स्पेशल वीडियो में, तैसे आपको यह बात भी तुरंत समझ में आ जाएगी किस प्रकार से बिजली बनती होगी। बायोगैस किस प्रकार से बनती है? क्योंकि हम एक वो बना लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रहित हो, एक गड्ढा बना लेते हैं, उसको ढक लेते हैं वगैरह वगैरह, मतलब पूरा प्रोसेस को भी मैं एक वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो साथियों, हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। मीन्स हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हमारे सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो ये किस प्रकार से हमें ये सभी हमें विद्युत ऊर्जा ही देते हैं। कुछ तो इसमें उष्मा देते हैं, कुछ ताप देते हैं, कुछ विद्युत ऊर्जा देते हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा विद्युत का हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में क्या होगा कि किस प्रकार जो हमारा सोलर पैनल होता है, जो सोलर प्लेट होती है, वो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करती है। मैं इस बात को आपको डिफाइन करने वाला हूँ कि उसमें क्या घटनाएं, इतने पतले से प्लेट में क्या घटनाएं आखिर घटित होती हैं, जिससे सौर ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो हमारे सूर्य के ताप की ऊर्जा होती है, वह विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि सोलर प्लेटों की मदद से इसके द्वारा भी हम विद्युत बनाते हैं। बस यहाँ पर इतनी बात। बाकी आगे मैं इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी लंबी हो जा रही है, 20-25 मिनट की, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। समुद्री ऊर्जा। समुद्र में आप लोगों ने ज्वार और भाटे को तो आते हुए देखा होगा, जो चंद्रमा के आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव होता है। मीन्स जब हमारे समुद्र का पानी ढकिल कर आगे आ जाता है, इसे उठकर और ढकिल कर आगे आ जाएगा, मतलब आगे की तरफ चलेगा तो ज्वार हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो भाटा हो जाएगा। तो उसमें भी एक गतिज ऊर्जा होती है, एक चलने की ऊर्जा होती है। जो वह ऊर्जा होती है उसके द्वारा भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। टरबाइन वगैरह लगा के, टरबाइन लगा देंगे, वो घूमने लगेगी, और जब घूमने लगेगी तो घूमने पर ऐसा क्या वहां पर फिट किया जाता है जिससे विद्युत बन जाता है। इसके लिए मैं तापीय विद्युत संयंत्र वाला एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसी में आप लोग देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उपलब्ध है, अभी नहीं लेकिन 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को कुछ दिन बाद देखिएगा तो उसकी लिंक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। समुद्री ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा जो होगी वही समुद्री ऊर्जा होगी। जल की ऊर्जा, जल को इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे भी बनाया जा सकता है, इसलिए समुद्री ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में हमारे अभी भी आग की ज्वाला है, मतलब पृथ्वी की जो हमारी भीतरी परतें हैं वो अत्यधिक गर्म हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म है, जो पृथ्वी की भीतरी परतें हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनको पिघला देती हैं, और पिघला कर उनको अत्यधिक तप्त लाल बिल्कुल गर्म कर देती हैं। इतना गर्म कि अगर उस पर पानी पड़े, जैसे तवा नहीं होता है, जब रोटी बनाकर तवा उतारो तो उस पर अगर ऐसे हाथ से पानी छिड़को तो छन 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 करेगा, मतलब वो पानी ऐसे करके मतलब खत्म हो जाता है, नहीं है, उसको कहते हैं छनछनाना। तो वो इतना गर्म कर देती हैं कि पानी के फव्वारे को भी वो छनछना देती हैं, मतलब इस प्रकार से भाप बना देती हैं। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है कि जो हमारी ये ऊर्जाएं, मतलब जो गर्म होती है पृथ्वी की भीतरी सतह, और वहां पर चट्टानों को भी ये लाल कर देती हैं, खूब ज्यादा अधिक गर्म कर देती हैं। उसका ताप लगभग 700-800 डिग्री सेल्सियस, 1000-1200 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाता है। हमारे चूल्हे का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है लगभग। तो अगर सोचिए आप 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना हो जाएगा। तो जब हमारा पृथ्वी का जो बारिश होती है और पृथ्वी का जल सोख कर नीचे जाता है और जब उन पर पड़ता है, उन चट्टानों पर जो पिघली हुई हैं, तो वो क्या करती हैं, उन पानी का भाप बना देती हैं। और भाप को निकालने की जगह नहीं रहती वहां पर, क्योंकि पानी तो चला जाएगा सोख कर, लेकिन भाप कैसे आएगा। तो भाप को निकलने की जगह नहीं रहती और भाप वहां पर इकट्ठा होता रहता है। तो उनको एक पाइप लगाकर, पाइप के माध्यम से निकाला जाता है। आप जानते हैं कि भाप में कितनी ताकत होती है। प्रेशर कुकर का भाप देखे हैं, सीटी को कैसे उड़ा देता है छूं से, इससे
तो वही जो नीचे का भाप होगा वो पाइप के माध्यम से अगर इतनी ऊंचे मतलब इतनी नीचे से वो दाब लगा कर जब ऊपर आएगा तो उसमें कितना पावर हो जाएगा, और उस पावर का प्रयोग किसी चीज जो टरबाइन वगैरह को घुमाने में कर लिया जाता है और इससे विद्युत का उत्पादन कर दिया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा भी विद्युत के उत्पादन का एक कारण है। हम बात कर लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा की कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। इस बात को आप लोग कक्षा 12 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इस बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि कक्षा 12 की जो क्लास मैं अपलोड करूंगा उसमें आप लोग इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं पर कार्य करती है। मीन्स जैसे हम अगर इतना कोयला ले लें, इतना सा कोयला और इतना सा ही यूरेनियम ले लें, यूरेनियम जो होता है ये हमारे उच्च तत्व वाले पदार्थ होते हैं, तो अगर इन दोनों को जला दें तो जो कोयले से हमारी जितनी ऊष्मा मुक्त होगी वो और यूरेनियम से भी ऊष्मा मुक्त होगी, तो जो यूरेनियम से हमारी ऊष्मा मुक्त हुई है वो कोयले की ऊष्मा के 1 करोड़ गुनी ज्यादा होती है। मीन्स अगर मतलब कोयले की जो ऊष्मा है उससे यूरेनियम की ऊष्मा 1 करोड़ गुनी मतलब 1 करोड़ गुना ज्यादा होती है। जैसे 5 गुना 10 गुना होता नहीं, वैसे 1 करोड़ गुना ज्यादा होती है। तो यह जो है ऊष्मा का सबसे विशाल केंद्र नाभिकीय ऊर्जा होती है और इसी पर आधारित परमाणु बम होता है। तो सोचिए यूरेनियम का इतना बड़ा परमाणु इतना ज्यादा ताप उत्पन्न कर सकता है, तो अगर वो परमाणु विखंडित होते रहे तो कितना ताप हो जाएगा। इसी कारण परमाणु बम से लोग मर जाते हैं। ये कई मतलब इसके बारे में हम कक्षा 12 में विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा का एक विषय है। चूंकि हम एनसीईआरटी की बुक से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी की बुक में हमारे पर्यावरण विषय सरोकार और कोई ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, यह 2 टॉपिक भी हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण विषयक सरोकार मीन्स कि हमारा कोई ईंधन कोई ऊर्जा का स्रोत हमारे पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक और नुकसानदायक होता है, ये हमारी इसमें हम ये बात करेंगे। तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए हम आगे जो हमारा अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, इसमें हम किस प्रकार से हमें ये नुकसान पहुंचाएगा, हमें लाभ पहुंचाएगा। तो हम इस बात को मतलब ऊर्जा के स्रोत को ऐसा लें कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जैसे हमारा सीएनजी गैस हुआ, ये हमारे पर्यावरण को कम नुकसान करता है। विद्युत ऊर्जा हुई, हमारे पर्यावरण को नहीं नुकसान करती है, ना के बराबर एलपीजी वगैरह, तो ये पर्यावरण को नहीं नुकसान करेंगी। इसलिए हम पर्यावरण विषयक सरोकार जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे, पर्यावरण क्या होता है हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोई ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो ऊर्जा के स्रोत सभी लगभग असीमित कोई नहीं है, सभी सीमित हैं और सभी का अंत एक न एक दिन होना है, सभी एक न एक दिन खत्म होंगे। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम अपने ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें हम संरक्षित करना शुरू कर दें, उनका संरक्षण करना शुरू कर दें। ऊर्जा के स्रोतों का कम उपयोग करें, कम ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे जो है ऊर्जा के स्रोत संरक्षित रहें। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, जैसे अब बात कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, नवीकरणीय के बारे में पहले बात करते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, एक बार खत्म होने के बावजूद लगातार प्राप्त करते रह सकते हैं, वह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम लकड़ी जलाकर कोयला बना दिए, लकड़ी खत्म हो गई, उसको दोबारा पेड़ लगाकर हम लकड़ी उगा सकते हैं। तो यह जो लकड़ी का ऊर्जा का स्रोत है ये हमारी नवीकरणीय में आता है। और जीवाश्मी ईंधन पेट्रोलियम वगैरह जो है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। तो ये जो जिस ऊर्जा को हम दोबारा ना प्राप्त कर सकें वह ऊर्जा हमारी अनवीकरणीय हो जाती है, और जिन ऊर्जा के स्रोतों को हम दोबारा प्राप्त कर सकें वह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आती हैं। तो ये हमारे वीडियो का जो है चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अब हमारा जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करने वाले हमारा पर्यावरण के बारे में, कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, और हमारे पर्यावरण के साथ मैं फिजिक्स को वहां पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो है अगली वीडियो जो बनेगी वह केमिस्ट्री की बनना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।